हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कक्षा 12वीं के इतिहास का जो है दूसरा चैप्टर, जो दूसरी अध्याय है आपकी राजा, किसान तथा नगर। इस लेसन को जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इस लेसन में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं और किन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद ये लेसन हमारा पूरा होगा। तो 8 ऐसे टॉपिक्स हैं इस लेसन के जिसको पढ़ने के बाद आपका ये लेसन जो है वो कंप्लीट होता है। इसे मैंने 4 भागों में बांट रखा है। इस लेसन के 2 वीडियोस जो है आपको सेंड करूंगा मैं 2 पार्ट में इस लेसन को बनाकर और फिर आपको सेंड करूंगा ताकि सही तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो अगर हम देखें, जो सबसे पहली बात हमें जाननी है वो है प्रिंसेप और प्रियदर्शी। प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जिन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अध्ययन किया, जिसकी वजह से भारतीय इतिहास के बारे में हम जान पाए, जिसकी वजह से भारत के इतिहास 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6वीं शताब्दी ईस्वी तक की बातों को हम जान पाए। हम जानेंगे प्रियदर्शी के बारे में कि प्रियदर्शी का क्या अर्थ है। फिर हम जानेंगे कि भारत में जो प्रारंभिक राज्य था वो कौन कौन से ऐसे राज्य थे जिन्हें प्रारंभिक राज्यों में गिना जाता है, जिसमें हम 16 महाजनपदों के बारे में जानेंगे। और इसी टॉपिक में हम जानेंगे मगध के बारे में और मगध के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि 16 महाजनपद में सबसे महत्वपूर्ण मगध को क्यों माना गया है। इसके बाद हम जानेंगे एक प्रारंभिक साम्राज्य जिसमें मौर्य वंश की जानकारी हमें समझना है, क्योंकि जो भारतीय इतिहास है उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं मौर्य वंश से ही हुई है। हालांकि भारतीय इतिहास में बहुत सारे ऐसे काव्य, बहुत सारे ऐसे अभिलेख, बहुत सारे ऐसे रचनाएं जो हैं वो मौर्य वंश के शासनकाल से पहले भी लिखी गई, लेकिन उनके साक्ष्य कम है और पूर्ण रूप से हम किसी तह तक नहीं पहुंच पाते। इसीलिए मौर्य वंश को भारतीय इतिहास के जानकारी का एक उत्तम स्रोत माना गया है। इसके अलावा हम जानेंगे कि मौर्य वंश में किस प्रकार से प्रशासन जो है किया जाता था, मंत्रीगण के क्या कार्य थे, सैनिकों को कितने जो है भागों में बांटा गया था। हम जानेंगे समिति और उप समिति के बारे में, उनके कार्यों के बारे में। और फिर जानेंगे हम राजधर्म के नवीन सिद्धांत। जब मौर्य वंश का अंत हुआ तो राजा महाराजा जैसे जो शब्द है वो कहीं ना कहीं थम से गए और कबीलाई रूप, जो समाज का एक कबीलाई रूप देखने को मिला हमें, उनमें हम जानेंगे सरदार और सरदारी के बारे में और जानेंगे कि किस प्रकार से राजा अपने आप को दैव्य तुल्य समझते थे, अपने आप को देवता तुल्य समझते थे। उसके बाद हमें जानना है ग्रामीण समाज में भिन्नताएं। इसमें जानेंगे हम कि क्या ग्रामीण समाज में अलग अलग वर्गों का भी जो है ठहराव था, या क्या अलग अलग वर्ग यहाँ पर कार्य करते थे। इसके अलावा उस समय की कृषि कैसी थी और कृषि में उपज बढ़ाने के कौन कौन से तरीके ये लोग अपनाते थे। फिर हम जानेंगे नगर और व्यापार के बारे में। इनके व्यापार के बारे में भी जानना है हमें कि इनका व्यापार जो है वो अंदरूनी राज्यों के साथ कैसा था और बाहरी देशों के साथ कैसा था। इसमें हम सिक्के और राजा के बारे में जानेंगे कि सिक्के किस प्रकार से दर्शाते हैं कि अलग अलग राजाओं द्वारा व्यापार किया जाता था। फिर हम जानेंगे इन अभिलेखों के ऐतिहासिक साक्ष्य, कुछ ऐसे सबूत ढूंढने की कोशिश करेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि मौर्य वंश या फिर जो मगध के बारे में जो हम बात करेंगे या फिर जो प्रारंभिक राज्यों के बारे में जो हम बात करेंगे, उनके जो है साक्ष्य ढूंढने की कोशिश करेंगे हम और जानने की कोशिश करेंगे कि जो अभिलेख है, जो हमें प्राप्त हुए चीज़ें, वो क्या वाकई में जो है इस सच्चाई पर खड़े उतरते हैं नहीं। और फिर लास्ट में हम जानेंगे साक्ष्य की सीमाएं, कि उनकी क्या सीमाएं हैं, हम कहाँ तक की बातों को सिर्फ जान पाए, हम कहाँ तक की बातों को अनुमान लगा पाए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम कहाँ तक की बातों को एक निश्चित जो है रूप प्रदान कर पाए, अभिलेखों के रूप में जो है हम उनको लिख पाए और
और हमें कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा उन साक्ष्यों को ढूंढने में। तो इस प्रकार से लेसन जो है आपका कंप्लीट होगा। तो 2 भागों में बांटकर मैंने इस लेसन को बनाया है। तो आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो इस लेसन का जो है पहला भाग है, पार्ट फर्स्ट है, और इसमें मैं 4 टॉपिक्स को लेकर ये वीडियो बना रहा हूँ। जानते हैं इस लेसन का जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो पहला टॉपिक है आपका प्रिंसेप और प्रियदर्शी के बारे में। जानते हैं कि प्रिंसेप कौन थे और प्रियदर्शी क्या था। प्रिंसेप की बात करें तो 1830 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप भारत आए ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी के रूप में। इनका योगदान हमारे भारतीय इतिहास में बहुत ही उच्च माना जाएगा, क्योंकि जब भी कभी कोई अभिलेख प्राप्त होता है तो उसे पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इन्होंने जो अभिलेख प्राप्त किए, हमारे भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं वो प्राप्त किए, इनमें उन्होंने 1838 ईस्वी में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अध्ययन किया। और इस लिपि के अध्ययन के बाद जो हमारे पौराणिक जो राजा थे, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा इतिहास है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का, उसे जानने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप, जो 1830 में भारत आए, और भारत आने के बाद इन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का अध्ययन किया 1838 में। इसके अलावा इन्होंने एक खोज की और वो खोज थी प्रियदर्शी। प्रियदर्शी का क्या अर्थ होता है? तो मनोहर मुखाकृति वाले राजा का चित्र, मनोहर चेहरे वाले एक राजा का चित्र तथा नाम। जितने भी भौतिक अवशेष प्राप्त किए, चाहे वो मुहर हो, उस पर एक राजा का, एक मनोहर मुखाकृति वाले राजा का चित्र अंकित था, बना हुआ था, और उस पर नाम भी जो है लिखा हुआ था। तो इन्होंने जो प्रियदर्शी की खोज की, उन प्रियदर्शियों में सबसे ज्यादा अशोक के समय की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है कि ज्यादातर मुद्राओं पर राजा अशोक के नाम और चित्र अंकित थे। अगर हम सम्राट अशोक की बात करें, राजा अशोक की बात करें, तो बौद्ध और जैन धर्म के मान्यताओं के अनुसार भारत के सबसे महानतम जो है राजाओं में से, शासकों में से अशोक का नाम आता है। और अशोक के अभिलेख जो है वो भारतीय इतिहास को जानने का एक बहुत ही उत्तम स्रोत माना गया है। आज जितने भी इतिहास के बारे में हम जानते हैं, मौर्य वंश के बारे में जानते हैं, अशोक के बारे में जानते हैं, या फिर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में जानते हैं, वो सारे के सारे अशोक के अभिलेखों से हमें प्राप्त होता है, या मौर्य वंश के जो है अभिलेखों से हमें प्राप्त होता है। तो जेम्स प्रिंसेप जो है वो एक बहुत ही बड़ा इन्होंने योगदान दिया हमारे भारतीय इतिहास को जानने का। इन्होंने एक जरिया हमें दिया है प्रियदर्शी के रूप में, या फिर अलग अलग अभिलेखों में जो लिखावट थी, लिपियां थी, उन लिपियों में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों की खोज करके जो है इन्होंने हमें बताया है कि हमारे जो शासक थे या हमारे जो राजा महाराजा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व थे वो किस प्रकार से अपना प्रशासन चलाते थे। आइए जानते हैं इस लेसन का जो दूसरा टॉपिक है, आरंभिक राज्य। इस टॉपिक में हमें जानना है महाजनपदों के बारे में, उनके विशिष्ट अभिलक्षण, उसकी विशेषताएं, और साथ ही साथ महाजनपदों में मगध को शक्तिशाली जनपद क्यों माना गया है या क्यों महत्वपूर्ण माना गया है, इसके बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले जो है हमें जानना ये जरूरी है कि महाजनपद का अर्थ क्या होता है। तो अगर महाजनपद के अर्थ की बात करें तो 2 भाषाएं, संस्कृत और प्राकृत। अगर संस्कृत और प्राकृत भाषाओं की बात करें, उनके लेखों की बात करें, तो महाजनपद का अर्थ होता है कि जब कोई व्यक्ति, कोई जाति समूह,
कोई गण किसी एक स्थान पर पांव रखता है और वहीं बस जाता है, उस स्थान को महाजनपद कहा जाता है। तो हमारे भारत में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसे 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। उन 16 महाजनपद के नाम मैंने यहाँ आपको लिखे हैं। अगर हम बात करें 16 महाजनपद की, तो मगध, पांचाल, कुरु, गंधार, तक्षशिला, वज्जी, अंग, मत्स्य, चेदी, कौशाम्बी, अवंती, शूरसेन, उज्जैन, तोशिल, वाराणसी और कौशल, ये 16 महाजनपदों का वर्णन हमारे अभिलेखों में किया गया है। अभिलेख, बार बार मैं अभिलेख शब्द का यूज कर रहा हूँ, प्रयोग कर रहा हूँ। अभिलेख का क्या अर्थ होता है? तो मिट्टी के बर्तन, मृदभांडों पर या पत्थरों पर तराश कर जो भाषाएं, जो लिपियां लिखी जाती हैं या जो आकृति बनाई जाती है, उन अवशेषों को, उन भौतिक साक्ष्यों को अभिलेख कहा जाता है। तो 16 महाजनपदों में हमारे यहाँ जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व ये 16 महाजनपदों का जो है वर्णन मिलता है अलग अलग अभिलेखों में। तो जानते हैं कि महाजनपदों के अभिलक्षण क्या है, विशेषता क्या है, किस प्रकार से महाजनपद की विशेषता को हम सामने रखेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अगर महाजनपद का काल देखें हम, समय देखें हम, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों का उदय हुआ। ऐसे ऐसे स्थान जहां अलग अलग जाति समूह, जहां अलग अलग गण, अलग अलग व्यक्ति जाकर बसे, ऐसे 16 महाजनपद। अगर हम इनकी विशेषता की बात करें, इस 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की विशेषता की बात करें, ये वो समय था जब नगरों का विकास अपने बड़े पैमाने पर हो रहा था। इसके अलावा सिक्कों का प्रचलन भी इस समय शुरू हो चुका था। पहले हम वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार या फिर वस्तुओं का उपभोग करते थे, लेकिन सिक्कों के प्रयोग होने से वस्तु विनिमय की जो आवश्यकता है वो कम हो गई और सिक्कों का प्रयोग हमने व्यापार और किसी वस्तु को खरीदने में जो है करना शुरू किया। तो सिक्कों का प्रचलन जो है वो महाजनपद के काल की एक विशेषता है। इसके अलावा लोहे का प्रयोग, चाहे वो हथियार या औजार बनाने में हो, चाहे वो कृषि करने के लिए जो आवश्यक औजार होते हैं उनके निर्माण में हो, तो लोहे का प्रयोग भी इस शताब्दी ईसा पूर्व की अपनी एक विशेषता है। महाजनपद की बात करें तो महाजनपद राजाओं द्वारा शासन किया जाता था, या फिर गण या फिर संघ के माध्यम से या फिर समूह के माध्यम से शासन किया जाता था। अगर हम संघ की बात करें, गण की बात करें, तो बौद्ध और जो है महावीर जैन धर्म का हम कह सकते हैं कि बौद्ध और जैन ऐसे ही गण से संबंधित है, क्योंकि इन्होंने भी अपना गण बनाकर और फिर अपना प्रचार प्रसार किया और शासन किया। तो हम कह सकते हैं कि महाजनपद में जो है वो गणों द्वारा शासन भी हो सकता है, संघों द्वारा भी और राजा द्वारा भी शासन हो सकता है। इन 16 महाजनपदों की बात करें या फिर अगर हम बात करें कि इनके प्रमुख अभिलक्षण की, इन महाजनपदों के विशेषताओं की, तो इनकी अपनी एक राजधानी होती थी। वो संपूर्ण राजधानी किले के द्वारा जो है घेरा जाता था सुरक्षा प्रदान करने के लिए। इसके अलावा प्रशासनिक कार्यों का बागडोर जो है वो नौकरशाहियों द्वारा संभाला जाता था। नौकरशाही जो है प्रशासन को संभालते थे। इसके अलावा आर्थिक स्रोत और सेना, ये अपने आप में महाजनपदों की विशेषता रही है। बिना सेना के जो है हम महाजनपदों को सोच भी नहीं सकते हैं, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बात करें राजा की, तो धर्मशास्त्र के अनुसार जो महाजनपदों के जो राजा होते थे वो क्षत्रिय वर्ग से संबंधित होते थे। इनका कार्य होता था कर वसूलना। इसके अलावा ये अपनी संपत्ति विवाह के माध्यम से या फिर अलग राज्यों पर आक्रमण के माध्यम से जो है अर्जित करते थे, अपनी संपत्ति को बढ़ाते थे। इसके अलावा इनका अधिकार कृषक वर्गों पर भी होता था। तो इस प्रकार से महाजनपदों के अभिलक्षण, राजाओं के कार्य और 16 महाजनपदों के नाम जो है वो आपको जो है मैंने समझाया है। अब हम जानेंगे कि इन 16 महाजनपद में मगध को क्यों महत्वपूर्ण माना गया है। मगध की बात करें तो मगध को सबसे महत्वपूर्ण जो है एक साम्राज्य माना गया है या सबसे शक्तिशाली साम्राज्य
साम्राज्य माना गया है इन 16 महाजनपद में। तो इसके क्या कारण थे ये जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मगध जो है 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा। ये मगध जो आज का जो आधुनिक नाम है, हम बिहार कहते हैं इसे, तो सबसे शक्तिशाली जो है इसे माना गया है। इसके सबसे शक्तिशाली होने के कुछ विशेष कारण थे। सबसे पहले तो मगध में सबसे उत्तम कृषि की जाती थी। कारण था चूंकि ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यहाँ की जो जलोढ़ मिट्टी है वो कृषि योग्य है, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है और कृषि योग्य माना जाता है। तो यहाँ पर जो है कृषि बड़े पैमाने पर की जाती थी, जो कहीं ना कहीं लोगों के उपार्जन के लिए बहुत ही आवश्यक था। तो ये स्थान इस वजह से भी शक्तिशाली माना गया है। इसके अलावा यहाँ पर लोहे की प्रचुरता थी। इस मगध साम्राज्य में लोहे की प्रचुरता होने की वजह से कृषि योग्य औजार बनाने या फिर युद्ध में उपयोग आने वाले हथियारों के निर्माण में लोहे का प्रयोग किया जाता था, जो अपने आप में जो हथियार होते हैं वो शक्ति का ही प्रतीक होते हैं। तो लोहे का प्रयोग जो है वो होने की वजह से भी मगध को सबसे शक्तिशाली माना गया है। इसके अलावा इस गंगा नदी के किनारे जो जंगल है, उन जंगलों में हाथी और अश्वों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। हाथी, हम समझते हैं कि सेना में हाथी का जो है एक अपना ही स्थान होता है, एक प्रमुख जो है ये शक्ति प्रदान करता है हाथी। इसके अलावा अश्व जो है वो सैनिक जो है कार्यों में भी लाया जाता है। युद्ध के समय जो है अश्वों का, घोड़े का प्रयोग जो है किया जाता है सैनिकों द्वारा। तो अश्व बहुतायत में थे। जनरली हाथी जो है बहुतायत में थी, जो सेना के लिए एक उपयुक्त साधन था। तो इस वजह से भी शक्तिशाली माना गया मगध को। इसके अलावा यहाँ पर व्यापारिक वर्गों का भी निवास था, अर्थात गंगा नदी के माध्यम से जो है गंगा नदी के किनारे बसे हुए अलग अलग साम्राज्यों या अलग अलग शहरों में ये लोग व्यापार किया करते थे और कहीं ना कहीं जो है मगध की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम करते थे। तो इस प्रकार से ये कुछ ऐसे कारण हैं जिन कारणों की वजह से मगध को सबसे शक्तिशाली माना गया है। मगध की जो राजधानी हम 6वीं शताब्दी में कहेंगे तो राजगाह जो है इसकी पहली राजधानी बनी। बाद में राजगाह का नाम बदलकर राजगीर कर दिया गया। इसके अलावा 4वीं शताब्दी आते आते इस राजगीर को राजधानी से बदल के फिर पाटलिपुत्र कर दिया गया है, जिसे आज हम पटना के रूप में जानते हैं। तो मगध को इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। उसके ये कुछ प्रमुख कारण हैं। इस प्रकार से आपका दूसरा टॉपिक जो है वो खत्म होता है। बढ़ते हैं इस लेसन का तीसरा टॉपिक, मौर्य वंश की जानकारी। इस मौर्य वंश की जानकारी को दो भागों में बांटकर हम समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे मौर्य वंश के जानकारी के स्रोत और फिर जानेंगे कि मौर्य वंश में किस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया जाता था और कौन कौन से कार्य के नियम को बांटे गए थे। तो सबसे पहले हम जानते हैं इनके स्रोतों के बारे में। तो मौर्य वंश के जो साक्ष्य हैं, उसके जो स्रोत हैं वो कई प्रकार के अभिलेखों से प्राप्त होते हैं। अलग अलग व्यक्तियों द्वारा लिखे गए शास्त्रों से हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो जानते हैं इसके बारे में। मौर्य वंश का इतिहास जो है वो संपूर्ण मौर्य वंश की जानकारी स्रोतों की उपलब्धता पर केंद्रित है। जो भी हमें स्रोत प्राप्त हुए उन्हीं के माध्यम से हम मौर्य वंश की जानकारी के बारे में जान पाते हैं और मौर्य वंश की जानकारी ले पाते हैं। इसके अलावा मूर्ति कला के माध्यम से भी जो है हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। हम बात करें एक प्रमुख साक्ष्य की या फिर प्रमुख स्रोत की, तो इंडिका एक किताब है जिसके माध्यम से हम मौर्य वंश की जानकारी ले सकते हैं। मेगस्थनीज के द्वारा लिखित रचित एक यूनानी राजदूत मेगस्थनीज जिनका नाम था, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी इंडिका, जिसमें उन्होंने मौर्य वंश की जानकारी को उपलब्ध करवाया है। अगर प्रमुख बातें की बात करें हम इस किताब की, तो इसमें राजाओं के कर्म और धर्म के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है।
कर्म अर्थात राजाओं के कार्यों के बारे में, धर्म अर्थात राजाओं की नीतियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान की। मौर्य वंश की जानकारी धम्म के प्रचार से भी हमें प्राप्त होता है। धम्म अर्थात धर्म, हम कह सकते हैं कि उस समय की कुछ नीतियां ऐसी थी जिससे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो धम्म की अपनी विशेषता है, जैसे इस धम्म के प्रचार में 2-4 चीजें ऐसी लिखित हैं या उस समय अपनाई जाती थी जो मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत जो है इसमें बड़ों का आदर करना, सेवकों और दासों को भी सम्मान की दृष्टि से देखना, ब्राह्मणों का आदर करना और सन्यासियों के प्रति भी आदर करना। ये हम कह सकते हैं जो है धम्म की प्रमुख बातें हैं। आपको क्वेश्चन एक बोर्ड के एग्जाम में आएगा कि अशोक के धम्म क्या थे या अशोक के धर्म पर एक टिप्पणी लिखें, तो आप धम्म में यही सब सारी बातें लिखोगे। इसके बाद के अगर हम स्रोत की बात करें तो जो दूसरा स्रोत है हमारा वो है अर्थशास्त्र, जो चाणक्य के द्वारा रचित एक किताब है, एक शास्त्र है। इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया गया है, मौर्य साम्राज्य के प्रमुख 5 केंद्रों के बारे में बताया गया है। 4 प्रमुख केंद्र और 5वां उसकी अपनी राजधानी पाटलिपुत्र। तो इन 5 केंद्रों पर ही आश्रित था मौर्य वंश, संपूर्ण मौर्य वंश, उनका प्रशासन। बात करें इन 4 प्रांतीय केंद्रों की तो तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी। अगर हम भारत के मानचित्र में इन चारों को अगर हम रखें के बिंदुत करें तो हम पाएंगे कि ये एक त्रिभुजाकार आकार में जो है बने हुए हैं। इससे ये पता चलता है कि ये संपूर्ण भारत पर किस प्रकार से अपने प्रशासन को चलाते थे या संपूर्ण भारत पर इनका अधिकार किस प्रकार से था। तो तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी ये 4 प्रमुख प्रांतीय केंद्र थे। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों की बात करें तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड में भी इनका प्रशासन फैला हुआ था। इसके बाद हम देखें तो इन स्थानों की अगर हम बात करें तो हर स्थान पर एक जैसे ही संदेश उत्कीर्ण मिलते हैं। संदेश, नियम, कानून हम कह सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं एक ही राजा द्वारा इस संपूर्ण जो है क्षेत्र पर अधिकार होगा या एक ही राजा मौर्य वंश किसी एक ही शासक द्वारा जो है इस संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार किया जाता होगा। साम्राज्य की बात करें तो विविधताओं से भरा हुआ साम्राज्य था। संस्कृति, अलग अलग संस्कृति थी। ऐसे ऐसे क्षेत्र, ये जो 4 क्षेत्र हैं वो ऐसे ऐसे जगह पर स्थापित किए गए थे जहां पर किसी विशेष खनिज की उपलब्धता थी। इससे ये पता चलता है कि अलग अलग खनिजों के माध्यम से ये अपने प्रशासन को जो है चलाते थे। इसके अलावा लोगों की जो संसाधन है, संसाधनों की जो कमी है उसको पूरा करते थे। तो हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण मिले हैं। साम्राज्य जो था इनका वो विविधताओं से भरा हुआ था। ये 4 प्रांत खनिजों की उपलब्धता के आधार पर बसाए गए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब बात करें इनके अधिकारों की तो चाहे वो व्यापारिक जल मार्ग हो या थल मार्ग हो, इन दोनों मार्गों पर इनका अधिकार था। तो इंडिका के माध्यम से और अर्थशास्त्र के माध्यम से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि मौर्य वंश किस प्रकार से अपने प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते थे या मौर्य वंश का अधिकार जो है भारत के किन किन क्षेत्रों में था। अब हम जानेंगे इसके प्रशासन के बारे में कि मौर्य वंश का प्रशासन किस प्रकार का रहा होगा। तो अगर हम बात करें तो सेना प्रशासन का एक प्रमुख अंग होता है। बिना सेना के किसी भी प्रशासन को हम नहीं मान सकते हैं या उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम सैनिक प्रशासन की बात करें तो बड़ा ही सुदृढ़ था, बहुत ही ज्यादा मजबूत था मौर्य वंश का जो प्रशासन था या सैनिक प्रशासन था। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन को 2 भागों में बांटा गया था, समिति और उप समिति में। इसमें एक समिति थी और उप समितियों को 6 भागों में बांटा गया था और उनके कार्य भी निश्चित कर दिए गए थे। यहाँ पे उन कार्यों को मैंने लिखा है। तो जो पहली उप समिति थी उनका काम होता था नौसेना का संचालन करना। दूसरी उप समिति का काम यातायात और खान पान पर ध्यान देना। तीसरी उप समिति पैदल सैनिकों की देखभाल करती थी। चौथी उप समिति अश्वारोही मतलब घोड़े के
द्वारा जो सैन्य जो है क्या कहते हैं सैन्य संचालन हो किया जाता था या सैनिक आगे बढ़ते थे, तो अश्वरोही जो है चौथी उपसमिति का काम होता था देखभाल करना। रथारोही अर्थात रथों की देखभाल या रथों के माध्यम से जो आगे बढ़ते थे उनकी देखभाल पांचवी उपसमिति करती थी। और हथियारों का संचालन, हथियारों का देखभाल वो छठी उपसमिति के माध्यम से किया जाता था। तो इस प्रकार से 6 उपसमितियों के अपने अपने कार्य बटे हुए थे। अगर हम बात करें दूसरे उपसमिति की, तो दूसरे उपसमिति के कुछ अन्य कार्य भी थे, जैसे सैनिकों को भोजन व्यवस्था उपलब्ध करवाना, इसके अलावा जानवरों को चारे की व्यवस्था जो है उपलब्ध करवाना, इसके अलावा जो है अगर शिल्पकारों की नियुक्ति हो या सेवकों की नियुक्ति हो तो उसको पूरा करना। तो ये तरीका था प्रशासन को चलाने का। इसके साथ साथ प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के साथ साथ इन मौर्य वंश के शासकों ने धम्म महामंत्र की भी नियुक्ति कर रखी थी। अब ये धम्म महामंत्र कौन होते थे? तो ये वो लोग थे जो मौर्य वंश के धर्मों का प्रचार प्रसार किया करते थे, जैसे बड़ों का आदर करना, जैसा कि मैंने आपको बताया था इससे पहले के टॉपिक में कि धम्म का क्या अर्थ होता है, इसकी क्या विशेषता होती है। तो इन लोगों के माध्यम से है जो अपना प्रचार प्रसार करते थे, सैनिकों के माध्यम से जो है अपने शासन को इन लोगों ने सुदृढ़ बनाया। तो इस प्रकार से आपका ये जो तीसरा टॉपिक है मौर्य वंश की जानकारी, स्रोत और प्रशासन, ये दोनों टॉपिक जो है आपका खत्म होता है। जानते हैं इस लेसन का चौथा टॉपिक। इस लेसन के चौथे टॉपिक का नाम है राजधर्म के नवीन सिद्धांत, और इसे भी मैंने 2 भागों में बांटा है, सरदार सरदारी तथा दैविक राजा या दैविक जो है शासक। इन दोनों भागों में बांटकर मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जानते हैं सरदार और सरदारी के बारे में। सरदारी प्रथा की अगर हम बात करें तो ये दक्कन के पठार और तमिलकम तक फैला हुआ था। दक्कन का पठार का अर्थ हो गया कि गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी का कुछ जो है हिस्सा और केरल तक का जो भाग है वो दक्कन का पठारी इलाका हम कहते हैं। इसके अलावा तमिलकम तक जो है ये फैला हुआ था। अगर हम तमिलकम की बात करें तो उस समय तमिलकम का अर्थ होता था आज का जो आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है और केरल है, इन तीनों राज्यों को मिलाकर एक तमिलकम का निर्माण किया गया था। और यहाँ के शासक जो हुए हैं उसमें चोल, चेर और पांड्य प्रमुख हैं। इनका उदय इन्हीं स्थानों पर हुआ है और ये सभी, चाहे वो चोल हो, चेर हो, पांड्य हो, सभी सरदारियां थी। इनके उदय काल की बात करें तो यहाँ आप देखोगे कि ये 0 वर्ष है, अर्थात जो है ईसा मसीह का जन्म। इसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4ठी शताब्दी ईसा तक जो है पूर्व तक जो है वो मौर्य वंश का रहा है शासनकाल, और 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक इसका अंत हो गया। तो 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर और 2री शताब्दी ईस्वी तक ये जो 400 साल का जो अंतराल है, इसमें सरदारी प्रथा का उदय हुआ, जिसमें चोल, चेर और पांड्य का उदय हमने यहाँ पर लिखा है या जाना है। इसके बाद सातवाहन राजाओं का भी उदय हुआ जो दक्षिण के राजा थे। तो जो सरदार होता था वो सबसे शक्तिशाली, इसे कबीलाई प्रथा भी हम कह सकते हैं कि कबीलाई रूप में भी जो है इन लोगों ने अपने शासन को जो है चलाया। तो सरदार जो होते थे इस प्रथा के अंतर्गत वो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता था अपने समूह का। इनका पद जो होता था वो वंशानुगत होता था। इनका कार्य होता था युद्धों का संचालन करना, अनुष्ठान करना और ग्रामीण लोगों के विवादों को सुलझाना। इसके अलावा ये लोग लोगों से भेंट स्वीकार करते थे। ये सरदारी लोगों से भेंट स्वीकार करते थे, जो इनकी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्रोत था। हालांकि इसे कर के रूप में नाम नहीं दिया गया है, कर नहीं कहा गया है, इसे एक भेंट का नाम दिया गया है। तो अपनी जो है कहीं ना कहीं अपना लगाव और जो है एक स्वामी भक्त प्रदर्शन करने के लिए लोग जो है वो इन्हें भेंट दिया करते थे। तो इस प्रकार से जो है सरदार और सरदारी प्रथा के बारे में हमें जानने को मिला है। अब हम जानेंगे दैविक राजा। दैविक राजा की तो इससे पहले बात की हमने सरदार और सरदारी के बारे में, अब दैविक राजा के बारे में बात करते हैं। तो राजा समाज का सबसे उत्तम पुरुष माना जाता है, सबसे आदरणीय और सबसे उच्च स्थान जो है वो राजा का माना जाता है। इसके अलावा ये तो लोगों की मान्यताएं हैं,
ये हमारी संस्कृति है जिसमें हमने राजा को सबसे उच्चतम स्थान प्रदान किया है। लेकिन राजा अपनी श्रेष्ठता को बढ़ाने के लिए, उच्च स्थिति को प्राप्त करने के लिए भी अलग अलग हथकंडे अपनाते थे। जैसे वो अपने नाम के साथ देवताओं का नाम जोड़ने का प्रयास करते थे। इससे उन्हें एक दैविक राजा के तुल्य समझा जाता था। इसके अलावा उन्हें देवपुत्र की उपाधि भी दी जाती थी। सर्वप्रथम जो इसका प्रयोग है वो कुषाण शासकों द्वारा किया गया। अपने विशालकाय प्रतिमाओं का निर्माण करके जो हमें मथुरा से और अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं, ये कुषाण शासकों के कार्यकाल के दौरान, प्रशासन के दौरान ये बनाया गया था। इनकी जो भव्यता है वो कहीं ना कहीं इनके जो है उच्च स्थिति को बताते हैं। इसके अलावा गुप्त शासकों द्वारा भी दैवीय शब्द का प्रयोग किया गया है, खासकर समुद्रगुप्त के द्वारा। उदाहरण के तौर पर हम प्रयाग प्रशस्ति और इलाहाबाद स्तंभ की बात कर सकते हैं। प्रयाग प्रशस्ति में ये हरिसेन द्वारा रचित एक जो है काव्य है, जिसमें इन्होंने अपने राजा समुद्रगुप्त का वर्णन जो है वो देवता तुल्य किया है। इसके अलावा इलाहाबाद स्तंभ जो है वो अपने आप में राजा की भव्यता को बताता है। ये भी हरिसेन द्वारा निर्मित किया गया है। हरिसेन की बात करें तो ये समुद्रगुप्त के राजकवि थे और कवियों के माध्यम से भी राजा अपने ऊपर जो है वो कविताओं की रचना करके अपने जो है अपनी भव्यता के बारे में बताकर, इसके अलावा कवि भी अपने राजा को बेहतर से बेहतर बताने की कोशिश करते थे और राजाओं को देवतुल्य बताते थे। तो इस प्रकार से राजधर्म का जो नवीन सिद्धांत है, ये चौथा टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। तो इस पार्ट में, इस वीडियो के इस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में आपको इन्हीं 4 टॉपिकों के बारे में जो है मुझे बताना था। आशा करता हूँ कि ये जो टॉपिक्स हैं वो आपको समझ में आए होंगे। आप कमेंट के माध्यम से, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इन 4 टॉपिक में, तो आप कमेंट के माध्यम से जो है मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हमेशा उनका आंसर देने के लिए तैयार हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 4 टॉपिक्स जो है आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से ये फर्स्ट पार्ट जो हमारा कंप्लीट होता है हिस्ट्री का लेसन नंबर 2 का।